नमस्कार, मैं हूं चेतना राजा और डीसी न्यूज इंडिया के साथ आप देख रहे हैं अब तक की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी कि 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दोनों राज्यों में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और उनकी आधारशिला भी रखेंगे, जिनकी कुल लागत हजारों करोड़ रुपए है। पीएम मोदी पहले पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे और उसके बाद असम का दौरा करेंगे। चुनाव के मद्देनजर दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री का ये दौरा विशेष रूप से खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के राणाघाट में 3,200 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर सभा का भी संबोधन करेंगे। जेफरी एपिस्टीन के बारे में पहली बार पुलिस को रिपोर्ट किए जाने के 2 दशक बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने उस दिवंगत करोड़पति की जांच फाइलों को जारी करना शुरू कर दिया है, जिस पर नाबालिग लड़कियों का बार-बार यौन शोषण करने का आरोप था। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन शुक्रवार को न्याय विभाग द्वारा जारी की गई पहली फाइलों के बैच में प्रमुखता से दिखे, जो कि दोषी यौन अपराधी जेफरी एपिस्टीन की जांच से जुड़ी थी। दावा किया जा रहा है कि व्हाइट हाउस इन बहुप्रतीक्षित दस्तावेजों का फोकस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हटाना चाहता था। सार्वजनिक किए गए हजारों दस्तावेजों में क्लिंटन की कई तस्वीरें थी। कुछ में उन्हें एक प्राइवेट प्लेन में दिखाया गया था, जिसमें एक तस्वीर में वो एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में बैठे थे, जिसका चेहरा इस तस्वीर से हटा दिया गया, और एक तस्वीर में वो एपिस्टीन के लंबे समय के भरोसेमंद ब्रिटिश सोशलाइट गिस्लेन मैक्सवेल और ऐसे एक व्यक्ति के साथ पूल में भी आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिनका चेहरा भी हटा दिया गया है। गुरुग्राम के मानेसर में एक मामला सामने आया, जहां एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने 2 नाबालिग बहनों को किडनैप किया, उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गया और उनमें से एक का रेप किया। जब पुलिस आरोपी का पीछा कर रही थी तो वो गिरफ्तारी से बचने के लिए पचगांव में केएमपी फ्लाईओवर से कूद गया। गिरने से उसके दोनों पैर टूट चुके हैं। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल उसका इलाज जारी है। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रहने वाले 29 साल के सर्वेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो शादीशुदा है और कासिन में अकेला रहता था, जबकि उसका पूरा परिवार सीतापुर में रहता है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के अंदर शीर्ष पद के लिए संघर्ष चल रहा है। वहीं सिद्धारमैया सरकार के एक बिल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में भी तनातनी की स्थिति बन रही है। हाल ये है कि केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्य के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से कर्नाटक हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 पर अपनी रजामंदी नहीं देने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि ये बिल अस्पष्ट है और इसके दुरुपयोग की आशंका है। केंद्रीय मंत्री ने संवैधानिक शासन, लोकतांत्रिक आजादी और कानून के शासन के व्यापक हित को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विचार के लिए इस बिल को रिजर्व करने का भी अनुरोध किया है। कर्नाटक विधानमंडल के दोनों सदनों से ये बिल पारित हो चुका है और अब इसे राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा जाएगा। सट्टेबाजी से जुड़े पीएमएलए मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, अभिनेता सोनू सूद, नेहा शर्मा और अन्य की संपत्तियों को जब्त कर ली है। प्रवर्तन निदेशालय ने 1xBet से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में नई अस्थायी अटैचमेंट की कार्यवाही की है। सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के मामले की जांच में ईडी द्वारा जो संपत्तियां जब्त की गई है, उनमें पूर्व क्रिकेटरों, फिल्म अभिनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों का नाम भी सामने आ गया है, जिनकी संपत्तियां अटैच कर ली गई है। उनमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, अंकुश हजरा, रॉबिन उथप्पा, अभिनेता सोनू सूद, उर्वशी रौतेला, नेहा शर्मा, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और अंकुश हजरा का नाम भी शामिल है। गोवा में नए जिला पंचायतों की 50 सीटों के लिए आज मतदान जारी है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 8.68 लाख मतदाता मतदान के पात्र है। मतदान मतपत्र के जरिए हो रहा है। इस चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कुल 8,68,637 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें 4,20,431 पुरुष है और 4,48,201 महिला मतदाता शामिल है। मतगणना 22 दिसंबर को होगी। इससे पहले नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। इसके लिए मतदान पहले ही चरण में हो चुके हैं। राज्य चुनाव आयुक्त मेनिनो डिसोजा ने कहा कि उत्तर और दक्षिणी गोवा में जिला पंचायत चुनाव के लिए 6,500 पोलिंग स्टाफ और 4,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने 4 नवंबर को राज्य की 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था।
महाराष्ट्र की 24 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए वोटिंग आज शनिवार को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग यानी एसईसी ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बीते 2 दिनों में अलग अलग जिलों में डीएम, पुलिस कमिश्नर, एसपी और निर्वाचन अधिकारियों के साथ हुई तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के बाद ये निर्देश दिए। इन मीटिंग्स का मकसद चुनाव की तैयारियों को रिव्यू करना था। चुनाव आयोग ने बताया कि आज चुनाव में 1,07,00,000 से ज्यादा मतदाता वोट करेंगे। इसके लिए 13,355 मतदान केंद्रों पर वोटिंग का इंतजाम है। इस चुनाव में लोकल बॉडी के 6,859 सदस्यों और 288 सदस्यों की किस्मत का फैसला होगा। चुनाव के लिए सोमवार की रात को चुनाव प्रसार थम गया था। वोटिंग के दिन चुनावी विज्ञापनों का प्रसार करने की इजाजत नहीं है। महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए चुनाव की तारीख सामने आ चुकी है। राज्य में तमाम राजनीतिक दल इस चुनाव के लिए तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी बीच अब आम आदमी पार्टी ने भी बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने आगामी बीएमसी में सभी 227 वार्ड में से अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। पार्टी ने किसी भी गठबंधन से साफ इनकार किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मुंबई की हालात बदहाल है और सभी मौजूदा राजनीतिक दलों ने बीएमसी को सिर्फ और सिर्फ लूटा है। पार्टी ने कहा कि 74,447 करोड़ रुपए के बजट वाली बीएमसी भ्रष्टाचार, अयोग्यता का केंद्र बन चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बीएसटी, कचरा प्रबंधन, पर्यावरण और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर बीएमसी पूरी तरह से विफल रही है। आम आदमी पार्टी ने बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए दावा किया कि पार्टी दिल्ली और पंजाब की तरह मुंबई में भी बेहतर शासन, पारदर्शिता और विश्व स्तरीय सुविधाएं दे सकती है। पार्टी का कहना है कि बीएमसी में अच्छे और ईमानदार लोगों की सख्त जरूरत है और मुंबई को आपकी जरूरत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जल्द ही एक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रयोगशाला का निर्माण होगा। इस परियोजना पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। ये प्रयोगशाला विश्वविद्यालय के छात्रों और शोधकर्ताओं को एआई के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का अध्ययन करने और अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करेगी। इससे गोरखपुर में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ये प्रयोगशाला प्रधानमंत्री उषा योजना के अंतर्गत लगभग रुपए 1.5 करोड़ की लागत से विकसित की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार ये पहल विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ संगठित शोध एवं नवाचार को नई दिशा देगी। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में 2 प्रमुख अखबारों प्रथम आलो और द डेली स्टार के दफ्तरों में आग लगा दी। इस घटना के बाद से मीडिया की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल हो गए। कई अखबारों ने इस घटना को सबसे काली रात बताया। पिछले 27 सालों में पहली बार इस घटना के कारण प्रथम आलो की छपाई रुकी। फिलहाल पूरे मामले में सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रथम आलो के कार्यकारी संपादक सज्जाद शरीफ ने इसे बांग्लादेश में अखबारों के लिए सबसे काली रात बताया। उन्होंने कहा कि कुछ बदमाशों ने हमारे मीडिया हाउस में तोड़फोड़ की। कल रात जब हमारे पत्रकार कल के अखबार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे, उसी दौरान हमला किया गया और इस गुस्से का इस्तेमाल अखबारों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। इस घटना के कारण कई पत्रकार बुरी तरह डर चुके हैं। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए ऑफिस छोड़कर भागना पड़ा है। सज्जाद शरीफ ने बताया कि 1998 में अपनी स्थापना के बाद से हम 27 सालों से लगातार पेपर छापते आ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब हमने अपना अखबार प्रदर्शित नहीं किया है लेकिन ये पहली बार है जब हमने अपना अखबार प्रकाशित नहीं किया है और ये अखबारों के लिए सबसे काली रात है। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से ही हालात खराब बने हुए हैं। आज यानी कि शनिवार यानी कि 20 दिसंबर को हादी का अंतिम संस्कार होने वाला है। इसके बाद अमेरिका में बांग्लादेश में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए चेतावनी और एडवाइजरी जारी की है और इसमें कहा गया है कि अंतिम संस्कार के बाद हिंसा और अशांति की आशंका है और लोगों को प्रदर्शनों से दूर रहने और घरों में ही रहने की सलाह दी है। अमेरिका ने एडवाइजरी में कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की है। इसके साथ साथ अंतिम समस्या के दौरान ट्रैवल करने में समस्या आ सकती है, शांतिपूर्ण सभाएं हिंसा में बदल सकती है और इलाके में और पूरे ढाका में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की आशंका है और इसीलिए भीड़ और प्रदर्शन स्थलों से दूर रहने और अपने इलाके की जानकारी और ताजा हालात के लिए स्थानिक मीडिया पर नजर रखने की सलाह दी गई। बांग्लादेश में इस समय छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत से हंगामा मचा हुआ है। देश में हादी की मौत के बाद कई लोग सड़क पर उतरे, जमकर नारेबाजी ली।
आगजनी भी की। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश की इंटेलिजेंस की सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में सामने आया है कि कैसे देश में तख्ता पलट की बड़ी साजिश रची जा रही है। उस्मान हादी को शनिवार को सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसी बीच अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सामने आया है कि हादी के जनाजे को बहाना बनाकर तख्ता पलट की साजिश की जा रही है। आज पूरे देश से लोगों को ढाका में इकट्ठा करके एक क्रांतिकारी सरकार बनाने की साजिश रची जा रही है और इसीलिए उस्मान हादी के जनाजे के बहाने को बहाना बनाया जा रहा है। इस जनाजे की आड़ में वो ग्रुप विनाशकारी गतिविधियों को अंजाम देने की आड़ में है। इस योजना के तहत विदेशी दूतावासों और विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों पर भी हमला किया जा सकता है। हवाई यात्रा करने वाले ज्यादातर लोग जानते हैं कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक की लाइन में खड़ा होना कितना परेशानी भरा होता है। लेकिन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक छोटी सी बात इतनी बड़ी हो गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। एक यात्री का आरोप है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के ऑफ ड्यूटी पायलट ने उन पर हमला किया, जिससे उनका चेहरा खून से लथपथ हो गया। पीड़ित यात्री का नाम अंकित दीवान है और वे स्पाइस जेट के अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे थे। छोटी बच्ची स्ट्रॉलर की वजह से एयरपोर्ट स्टाफ ने उन्हें स्टाफ वाली स्पेशल सिक्योरिटी लाइन इस्तेमाल करने की इजाजत दी। लेकिन कुछ स्टाफ मेंबर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने टोका तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने नाराजगी जताई और कथित तौर पर अंकित पर हाथ उठा दिया। अंकित ने अपनी पोस्ट पर चेहरे पर खून लगी फोटो शेयर की और लिखा कि मेरा खून निकल आया और मेरी 7 साल की बेटी सब कुछ देखकर अभी भी सदमे में है। उन्होंने पायलट की शर्ट पर भी अपने खून के धब्बे होने की बात कही। इसी बीच पायलट को सस्पेंड कर दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले में 3 साल के अंदर बाबरी नाम की मस्जिद बनाई जाएगी और ये अयोध्या नहीं है कि बाबरी मस्जिद को कोई छू नहीं सकता। फरवरी 2026 से मस्जिद निर्माण का काम शुरू हो जाएगा और फरवरी में तैयारियां शुरू हो जाएंगी। 3 साल में मस्जिद बनकर भी पूरी हो जाएगी और हर हफ्ते यहाँ शुक्रवार की नमाज पढ़ी जाएगी। लाखों ईंटें यहाँ पहले ही आ चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के दौरान जय श्री राम बोलना सही है तो अल्लाहू अकबर बोलना भी सही है। उल्लेखनीय है कि 6 दिसंबर को टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बांग्लादेश की सीमा से सटे मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले के बेलंडागा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। राष्ट्रीय राजधानी में हवा की क्वालिटी खराब होने के बीच शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल आईजीआई एयरपोर्ट पर 120 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, क्योंकि खराब विजिबिलिटी के कारण एक एडवाइजरी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन को बाधित कर दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार कुल 66 आने वाली और 63 जाने वाली फ्लाइट्स दिन भर के लिए कैंसिल कर दी गई और कई में देरी हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि सुबह के शुरुआती घंटों से शहर में कुछ हिस्सों में बहुत घना कोहरा छा सकता है। रात में हल्की धुंध भी छा सकती है और रविवार और सोमवार को भी इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है, जिसमें कई इलाकों में घना कोहरा छा सकता है, जिससे जैसे जैसे घना धुआं दिल्ली को अपनी चपेट में ले रहा है। शनिवार सुबह दिल्ली की हवा की क्वालिटी और भी खराब हो चुकी है। सुबह 7 बजे के आसपास रिकॉर्ड AQI 380 था, जो कि बहुत ही खराब कैटेगरी में है। हालांकि सुबह 8 बजे तक ये 384 हो गया और घना स्मोक शहर में छा गया, जिससे कई जगहों पर हवा की क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में और AQI 429 तक पहुंच गया। भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों को T20 सीरीज का 5वां मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जिसे भारत ने 30 रनों की बढ़त से जीता। अंतिम मुकाबले में जीत के साथ भारत ने 3-1 से इस सीरीज पर कब्जा किया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारत ने पहले बैटिंग करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 232 रनों का टारगेट दिया। 232 रनों का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम 201 रनों में ऑल आउट हो गई। इसी बीच हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने तबातोड़ पारी खेली। दोनों ने शानदार अर्धशतक भी लगाए। कानपुर जिले के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। इस हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हुई और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि युवक लड़खड़ाते हुए जाम पर खड़े डंपर पर चढ़ने की कोशिश करता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो डंपर के पहियों के नीचे आ जाता है। डंपर आगे बढ़ता है और युवक को करीब 70 मीटर तक घसीटता चला जाता है। मदद के लिए चिल्लाने के बावजूद कोई कुछ नहीं कर पाता और युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है।
13 दिसंबर को एक जानलेवा हमले में 2 नेशनल गार्ड सैनिकों और एक अमेरिकी नागरिक की मौत के बाद के कुछ ही दिनों में आज अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला किया। इस हमले में 3 अन्य अमेरिकी सैनिक और कई सीरियाई सुरक्षा बल भी घायल हुए हैं। ये हमला आईएसआईएस से जुड़े एक बंदूकधारी ने किया था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ जवाबी हमलों की एक सीरीज शुरू की है। ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक नाम से इस सैन्य हमले में सीरिया में आईएसआईएस के बुनियादी ढांचे और हथियारों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले के कुछ मिनट पहले रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने ऑपरेशन की घोषणा करते हुए कहा कि वह युद्ध की शुरुआत नहीं बदले की घोषणा है। असम के लुमडिंग डिवीजन में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सैरांग से नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जंगली हाथियों के झुंड से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। वन अधिकारी ने बताया कि शनिवार को असम के होजाई जिले में सैरांग से नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से अब तक 8 हाथियों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। फिलहाल इस हादसे के चलते ऊपरी असम और पूर्वोत्तर की रेल सेवाएं बाधित हो गई। रेलवे ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है और यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था कर आगे की यात्रा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया चल रही है। पाकिस्तान एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिल चुका है। शनिवार सुबह 10:07 पर पाकिस्तान में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र अक्षांश 33.39 n, देशांतर 72.28 e रहा। शनिवार सुबह आए भूकंप की गहराई मात्र 10 किलोमीटर पर रही। भूकंप के डर से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई है। इससे पहले भी पाकिस्तान में अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 16 दिसंबर मंगलवार को बलूचिस्तान और कराची में भूकंप के झटके लगे थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक बलूचिस्तान और दक्षिणी पाकिस्तान भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र में आता है। यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव होता है। पाकिस्तान में अक्सर ऐसे मध्यम तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। तो ये थी देश और दुनिया से जुड़ी अब तक की खास खबरें। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहे DC न्यूज़ इंडिया।